और इस वक्त बड़ी खबर देहरादून से। परेड ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित। गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां जोर शोर से की गई हैं। कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्य की झांकियां निकाली जाएंगी, प्रदर्शन किया जाएगा राज्य की संस्कृति और परंपरा का। विधानसभा अध्यक्ष गैरसैंण में मौजूद रहेंगे। देहरादून में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस को लेकर धूमधाम नजर आ रही है। पूरे उत्साह के साथ, जोश के साथ परेड ग्राउंड में कार्यक्रम होगा, जहां राज्यपाल बेबी रानी मौर्य पहुंचेगी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री टीएसआर भी शिरकत करेंगे। हिंदुस्तान के लोकतंत्र की आज दुनिया ताकत देख रही है। 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। भारत की सैनिक क्षमता और संस्कृति आज परेड के जरिए नजर आएगी। तो इस बार गणतंत्र दिवस समारोह थोड़ा सा अलग है, क्योंकि कोरोना महामारी को देखते हुए कम लोगों को ही परेड में शामिल किया जा रहा है। कम लोगों को परेड देखने की अनुमति दी जा रही है। तो गणतंत्र दिवस की धूमधाम तो तस्वीरों में नजर आ ही रही है। आज इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। संतपाल राघव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं संतपाल जी आप ही के पास आ रही हूँ। भारत हर मोर्चे पर लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और आज हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के लेवल पर भी कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में भारत है। आज राफेल के साथ साथ तमाम अन्य जो भारतीय विमान है वो भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी पराक्रमी योद्धाओं जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और देश को आजादी दिलाई, उनको मैं नमन करता हूं। इसके अलावा उन वीर शहीदों को भी नमन करता हूं जो देश के बॉर्डर्स की रक्षा की है। और आज जो हमारा देश एक इमर्जिंग पावर है एशिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर, आज जो हमारी सैन्य क्षमता है, सामाजिक क्षमता है जी, और टेक्नोलॉजिकल, स्पेस, इकोनॉमिकल, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व है। और हम आज पूरे विश्व में एक रोल मॉडल है कि हमने जो आजादी के बाद जितना हमने प्रोग्रेस किया, और सबसे बड़ा प्रजातंत्र है भारत जो है, और उसकी जड़ें बड़ी मजबूत है और हमने हर क्राइसिस को ओवरकम किया है। और जो सबसे बड़ा जो पूरे विश्व को हमने बताया है जी, आज एशिया के अंदर जो हमारे कुछ पड़ोसी राज्य हैं जिनकी एक्सपेंशन की नीति है, उनके सामने भी हमने खड़ा होकर बड़ा डट के मुकाबला किया है और पूरे विश्व को बताया है कि हम अपनी एकता और अखंडता पर कोई आंच नहीं आने देंगे। और जो हर फील्ड के अंदर, विश्व के अंदर जब यूएन पीस कीपिंग जाती है तो एक बहुत ही बड़ा अद्भुत गौरव की अनुभूति होती है और उनको एक विश्वास कायम होता है कि भारत विश्व के लिए बहुत योगदान कर रहा है, शांति, सुरक्षा और सामाजिक और वैज्ञानिक तौर पे भी। जो आप देखें, बिल्कुल इंडिया कोरोना कॉल के अंदर भी सामने आया, लोगों के सामने मदद के तौर पे आया, पड़ोसी देशों के लिए भी मदद के तौर के लिए आया, वैक्सीन के लिए भी मदद के तौर पे आया। तो भारत अपने आप में एक विशेष रोल मॉडल है जो विश्व को एक बहुत बड़ा योगदान कर रहा है शांति व्यवस्था बनाने में। हाँ राहुल लाल जी, विश्व गुरु भारत बन रहा है, बना हुआ भी है और लगातार हम देख रहे हैं कि दूसरे देशों की भी मदद की जा रही है। कोरोना की ऐसी वैक्सीन जो देश इंतजार कर रहे थे, दो वैक्सीन मेड इन इंडिया बनी और आज दूसरे देशों की भी भारत मदद कर रहा है। इसका कितना बड़ा
इम्पैक्ट है पूरे विश्व पर भारत को लेकर? सभी देशवासियों को सबसे पहले 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो आपने कहा कि जो 2 कोरोना के वैक्सीन भारत ने एक रिकॉर्ड कम समय में बनाया है, तो इसका सबसे पहला चीज तो ये कि दुनिया हम लोगों को इस रूप में देख रही है कि आत्मनिर्भर भारत, यानी कि बदलता हुआ भारत किस रूप में है कि वो अगर कोरोना का संकट भी आया है तो ना केवल उस संकट से हम निपट रहे हैं, अपितु कोरोना डिप्लोमेसी के माध्यम से पड़ोस की भी जो जिम्मेवारी है, विश्व समुदाय के भीतर भी जो भारतीय जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी का भी भारत ने पालन किया है। देखिए, हम लोगों ने देखा है वंदना जी, हाल के वर्षों में नेपाल के साथ अभी हम लोगों के तनावपूर्ण कैसे संबंध हुए थे, लेकिन जब मानवता की सेवा करने की बात आती है तो उन सबों से परे होके देखिए काठमांडू भी जो है कि वो सबसे पहले पहुंचा है, भूटान भी वो पहुंचा है। तो जो हम लोग का कोरोना वैक्सीन है उसका महत्व यह है कि भारत का जो वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा, उस अवधारणा के साथ हम लोग खड़े रहे। पहली चीज तो ये। देखिए, दूसरी चीज, यहाँ पे भारत जिस स्थिति में है साउथ एशिया में, जहाँ पे दक्षिण एशिया में है हम लोग, यहाँ पे चीन जिस तरह से अपनी आक्रामकता के साथ अपनी पॉलिसी जो है कि वो विस्तार की नीतियों को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, उसको भी कहीं न कहीं हम लोगों की तरफ से मुंहतोड़ जवाब मिला है। ध्यान देना पड़ेगा कि जो चीन है, चीन की जो मुख्य नीति रही है उसको हम लोग पाम एंड 5 फिंगर थ्योरी करते हैं। उस थ्योरी को भी भारत अब तक तोड़ने में सफल रहा है। पाम के अंतर्गत हम लोग कहीं न कहीं उसमें जो तिब्बत का पठार है उसको जोड़ते हैं। 5 फिंगर, चूंकि देखिए जो माओ था उसका मानना था कि अगर पाम को सुरक्षित रखना है तो हमको 5 फिंगर पे हमको डोमिनेंस बनाना है। वो 5 फिंगर में 3 तो हमारे अपने प्रदेश आते हैं, 2 हमारे पड़ोसी आ जाते हैं। तो एक तो लद्दाख का क्षेत्र 1 फिंगर, दूसरा फिंगर नेपाल, तीसरा फिंगर सिक्किम, भूटान, फिर अरुणाचल प्रदेश, ये 5 फिंगर होते हैं। तो देखिए, आप अगर हाल फिलहाल के जो घटनाक्रम घटे हैं, जिस तरह से कि चीन ने अपनी एक्टिविटी को आप दिखाएंगे तो इन 5 जगह उसके एक्टिविटीज नजर आते हैं। लेकिन इसी बीच में वंदना जी, अगर हम लोग देखें कि चीन को अपने पश्चिमी कमान के हेड को बदलना पड़ा, चीन के लिए काफी बड़ी बात थी। यानी कि वो जो सफलता चाह रहा था लद्दाख के क्षेत्र में, या जो आक्रामकता अन्य क्षेत्रों में वो चाह रहा था, जो सफलता चाह रहा था वो नहीं मिला। इस कारण से चीन को अपने पश्चिमी कमान के प्रमुख को भी बदलना पड़ा है। तो ऐसे स्थिति में जब आप आमने सामने से एक मजबूती से आप जो है कि टक्कर देते हैं, तो आप उन चीन के जो दूसरे पड़ोसी देश हैं, जो आसियान देश हैं, उसके लिए भी आप आशा का किरण बनते हैं। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसके ऊपर हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। तो भारत ने इस जगह पे भी मॉडल सेट किया है जी। दूसरी चीज की जो अभी हम लोगों का हाल ही में भी बजट आने वाला है 1 फरवरी को, क्योंकि देखिए कोरोना काल के बाद देश किस तरह से आत्मनिर्भर होगा, इसके ऊपर भी, इस भारतीय गणतंत्र के ऊपर पूरे दुनिया की नजर है। जो आप कह रही हैं कि आखिर भारत आत्मनिर्भर कैसे होगा, क्या तमाम तरह की चीजें होंगी। हम लोगों ने देखा है कि हम लोग -24 के निगेटिव ग्रोथ रेट में भी गए थे, लेकिन वहां से काफी तेजी से उभर के हम लोग -7.5 आए हैं, और आगे की तिमाही में वो गति और भी तेज होगी। तो उस स्थिति में दुनिया, आप यकीन मानिए कि दुनिया नजर बना के रखी हुई है, क्योंकि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था जो गतिशील होगी वो केवल भारत को गतिशील नहीं करेगी, अपितु जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो कि बिल्कुल धीमी सी चल रही है, रुकी हुई चल रही है, उसको भी भारत गति प्रदान करने वाला होगा। तो इन सब तमाम मायनों में इस समय भारतीय गणतंत्र की तरफ दुनिया नजर बनाए हुए है, और हमारे आत्मनिर्भर कार्यक्रम की तरफ भी दुनिया की नजर बनी हुई है कि भारत में जो लगातार पिछले कुछ समय से जो दावे और वादे किए जा रहे हैं उसकी जमीनी हकीकत क्या है। तो उसमें भी हम लोगों ने 2 वैक्सीन बिल्कुल अल्प समय में बना के दुनिया के सामने में नजीर पेश किया है कि जो काम केवल विकसित देश करते थे वो काम भारत जैसा देश भी कर रहा है। बदला जी बिल्कुल संतपाल जी, दुनिया हैरान है, और खास तौर पर जो दुश्मन देश है, जिसे कहा जा सकता है कि लगातार भारत पर आक्रामक रहते हैं या कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से भारत को नुकसान पहुंचाया जाए, और 2 वैक्सीन जब बन गई हैं तो जमीन खिसकी हुई है ऐसे दुश्मनों की। जी, आप देखिए जो हमारे पड़ोसी देश जो हमारे साथ आजादी प्राप्त की, आज उनका बहुत बुरा हाल है। आर्थिक स्थिति, सामाजिक सौंदर्य उनके अंदर नहीं है, और वहां पर उनसे और पड़ोसी देश हम देखें एशिया के अंदर, उनका भी हालत खराब है। अफगानिस्तान और जितने भी छोटे देश हैं उनकी आप डेवलपमेंट को अगर कंपेयर करें हमारे पड़ोसी देशों से, भारत एक अग्रणी पंक्ति में है। और इसके अलावा भारत ने एक अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है।
हमारे पड़ोस में हमने डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश की, एक नए देश का हमने एक स्वरूप दिया और मजबूती से उनके साथ खड़े रहे। और हमने जहां पे भी कोई भी प्राकृतिक आपदा हो या पीस कीपिंग फोर्स की आवश्यकता हो, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती हो, जब भी यूएन ने हमको बुलाया है, हमने अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट किया है विश्व के लिए। विश्व की जो बिग पावर्स है वो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी उम्मीद लगाए बैठते हैं और उनको ये पूर्ण तरह से भरोसा है जब भी भारतीय आते हैं वो एक शांति स्थापना करते हैं। तो हमारा बहुत बड़ा योगदान है सामाजिक, आर्थिक और सैन्य योगदान दुनिया के अंदर एक अमूल्य अतुल्य योगदान है। और भारत विश्व गुरु बिल्कुल संतपाल जी, कूटनीतिक तौर पर देखें, आर्थिक या सामाजिक रूप से देखें, भारत लगातार मजबूत हो रहा है। तो चलिए चर्चा में आगे बढ़ेंगे। संतपाल जी, हम जब बात कर रहे हैं गणतंत्र दिवस की तो लोकतंत्र की मजबूती का जिक्र हो रहा है, लोकतंत्र की ताकत का जिक्र हो रहा है, तो जो ऐतिहासिक सुधार किए गए हैं उनका भी जिक्र होना जरूरी हो जाता है। धारा 370 हटने के बाद जिस तरीके से आतंक परस्त पाकिस्तान को करारा जवाब मिला और भारत की ताकत को भांपते हुए दूसरे देशों ने भी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, अभी तक भी पाकिस्तान इस दर्द से उभर नहीं पाया है। जी, हमने 370 के जाने के बाद जम्मू और कश्मीर के अंदर एक शांतिपूर्ण माहौल है और राष्ट्र विरोधी ताकतों को बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। अब जब आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑपरेशंस करती हैं, अभी वहां पे आप कोई भी स्टोन बेल्टिंग या पत्थरबाजी नहीं होती है जी, और वहां पे विकास भी हुआ है। और आप ये देखें कि जितने भी मिलिटेंट हैं उनकी कमर टूट चुकी है। कुछ एक ने वॉलंटियर सरेंडर भी किया है, क्योंकि 370 ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। जो राष्ट्र विरोधी कुछ पार्टी और कुछ व्यक्ति थे उनको बहुत ही बड़ा प्रचंड पहाड़ के द्वारा उनको एक अलग कर दिया है, अलग थलग कर दिया है। और वहां पे एक विकास हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है वहां पे। और वहां पे अभी बेखौफ वहां का नागरिक अपना कार्य कर रहा है और विकास में वृद्धि हो रही है। हाँ। राहुल लाल जी, इससे पड़ोसी देश को बहुत बड़ा जी सेटबैक है। नंबर 2 जो हमारा चाइना है, चाइना के अंदर आप देखें जो 29 और 30 अगस्त को जो हमने फॉरवर्ड पोस्टर किया, विश्व को हमने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया कि जो हमारी फॉरवर्ड पोजीशंस पे जो पेंगोंग लेक के साउथ में है, हम ब्लैक टॉप, रिजंगला, रिचंगला और उन मेजर हाइट्स पे है जो आज हम डोमिनेट कर रहे हैं। और इस मैसेज से हमने तिब्बत का जो इशू है, जो एक मानवता का इशू है, जो चाइना ने उसको हड़प लिया है, वहां भी एक वर्ल्ड को एक मैसेज दिया है और तिब्बत में एक जागृति आई है। उस ऑपरेशन के अंदर तिब्बत की बटालियन थी, जो तिब्बत के निवासी हैं उनकी विकास यूनिट कहते हैं, उनकी एक बटालियन थी जिन्होंने ये ऑपरेशन को अंजाम दिया और ये विश्व को एक बहुत बड़ा मैसेज और तिब्बत को एक बड़ा मैसेज दिया। ये हमारी अभूतपूर्व एक विजय है। राहुल लाल, क्योंकि जब हम चीन का जिक्र कर रहे हैं तो रक्षा मंत्री का बयान भी याद आ जाता है। वो कहते हैं कि आज का बदला हुआ भारत है, कोई आंख उठाकर भी देखने की हिम्मत ना करे। और ऐसा नजर भी आ रहा है क्योंकि चीन पर यानी एलएसी पर जो लगातार तनाव बना हुआ है, चीन खुलकर सामने नहीं आ रहा क्योंकि युद्ध वो भी नहीं चाहता, उसे पता है भारत की ताकत का। नहीं, देखिए मैंने पहले ही कहा कि देखिए चीन की स्थिति, चीन जो चीजें वो सोच के आगे बढ़ा था भारत के साथ, वो चीजें अब उसके लिए ही प्रतिकूल हो रही है। उसकी स्थिति यह है कि अब वहां से वो फिर से अपनी जो प्रतिष्ठा है पुरानी स्थिति पे वो कैसे जाए। तो वो अब उसके लिए स्थिति है कि आगे खाई है, पीछे भी जो है कि वो जा नहीं सकता है।
उसके पास पीछे के लिए भी वो दिक्कतें बनी हुई है कि उसको फेस सेविंग कैसे करना पड़ेगा। इसलिए वो फेस सेविंग करने के लिए शी जिनपिंग नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा है कि जब वो इस मोर्चे पे उनकी छवि काफी धूमिल हुई है, तो वो अब सैन्य सुधार से संबंधित कानून ला रहे हैं, तमाम दूसरे तरह की चीजों के द्वारा, एक प्रोपेगेंडा के द्वारा अपने देश में भी उनको छवि निर्माण की समस्या आ चुकी है। तो वो तो भीषण एक गंभीर संकट से गुजर ही रहे। भारत ने बहुत ही मुंहतोड़ चुनौती दी और भारत के पास अभी भी कई विकल्प हैं। चीन, अगर यहाँ से भी हम लोग और चीन के ऊपर दबाव डालना चाहें तो स्थिति देखिए, चीन के पास दो उसके बड़े जो संपर्क लाइन है, चाहे वो हम लोग अगर हिंद महासागर में हम लोग देखें, वहां पे जिस तरह से हम लोगों ने अपनी मजबूत उपस्थिति बनाई है, चाहे वो सीपैक का रास्ता है, उन दोनों को अगर भविष्य में भारत चाहे, भारत ने अब तक ये कदम नहीं उठाया, वो विकल्प भी होगा भविष्य में अगर चीन और भी स्थितियां करेगा कि वो वहां पे हम लोग सीपैक पे भी जो है कि उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसको पूरी क्षमता रखते हैं हम लोग। और जो नीचे हिंद महासागर में जो उसकी गतिविधियां बढ़ी हुई हैं, उसको भी हम लोग काफी कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, एक चीज वंदना जी समझना पड़ेगा, जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का, अब तक तो हम लोग ये चीज जो सतपाल जी ने भी कहा कि एक ही साथ भारत भी बना, पाकिस्तान भी बना। भारतीय संविधान जब 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ तो आज तक लगातार लागू है। इस बीच में पाकिस्तान में 5-5 बार जो है कि संविधान, नए नए संविधान बनते रहे, तो वहाँ तो संविधान की स्थिति है कि 5-5 बार सत्ता, संविधान भी चेंज हो चुका है वहाँ पे। तो पाकिस्तान से तो हम लोग तुलना भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, भारत में हम अगर भारतीय लोकतंत्र को हम लोग देखें तो यहाँ पे कितने बार सत्ता परिवर्तन हुए और कितने शांति से लोकतांत्रिक ढंग से सत्ता परिवर्तन होते हैं, जिसमें कोई स्थिति नहीं आई। लेकिन हम लोगों ने अभी हाल ही में अमेरिका में देखा कि वहाँ पे किस तरह से कैपिटल हिल्स की तमाम घटनाएं घटी। अमेरिकी लोकतंत्र जो कि दुनिया के सबसे पुराना लोकतंत्र होने का दावा करता था, 1776 में अमेरिका आजाद हुआ था और अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हुआ था। तो आप भारत में लोकतंत्र केवल एक प्रशासन के रूप में नहीं है, भारत में लोकतंत्र एक जीवन शैली के रूप में है। वो हमारे जीवन शैली में भी है, वो आपके सभी देशवासियों की जीवन शैली के रूप में है। यही कारण है कि यहाँ पे लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं। दूसरी चीज कि जब हम लोग आज 26 जनवरी मना रहे हैं, रिपब्लिक डे मना रहे हैं, वैसे स्थिति में हम लोगों ने न केवल अपनी भारत के भीतर जो है कि जो सरकार की अपेक्षाएं होती है उसको पूरा की गई है, हम लोगों ने अपने अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी जिम्मेवारी होती है उसको भी भारत ने पूरा किया है। स्वतंत्र भारत से लेकर अब तक पीस कीपिंग ऑपरेशन में अगर सबसे ज्यादा किसी देश ने सक्रियता के साथ दुनिया भर में शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ तालमेल किया है तो भारत है। अभी इस समय भी हमारे कम से कम 10,000 सैनिक दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में संयुक्त राष्ट्र संघ के पीस कीपिंग ऑपरेशन में शामिल है। तो ये भारत इस जिम्मेवारी को भी बहुत ही गहनता के साथ पूरा करता है। कभी हम लोगों ने अमेरिका की तरह ये नहीं कहा कि जिस तरह से ट्रंप बीच में कहते थे कि हम इसकी भी सदस्यता से हम इससे भी हटेंगे, हम उस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जिम्मेवारी से भी हटेंगे। हम लोगों ने कभी भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी जिम्मेवारी है उसको पूरा करने में हम लोग पीछे नहीं हटे, बल्कि नंबर 1 होकर सबसे आगे बढ़ चढ़कर भारत ने पूरा किया है। तो वो जो हमारा दृष्टिकोण है, जो भारतीय दृष्टिकोण है कि अपनी जिम्मेवारी भी पूरी करनी और वैश्विक जिम्मेवारी को भी समझना, भारत इस मामले पे पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहा है। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा भी दिया जाता है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात जब कही जा रही है तो राहुल जी, क्योंकि पड़ोसी देशों के साथ जो हमारे संबंध है लगातार मजबूत हो रहे हैं, नेपाल के साथ तो रोटी बेटी का रिश्ता है, लेकिन कहीं ना कहीं चीन का साया उस पर भी नजर आ रहा है। नेपाल को भी उकसाने की कोशिश कर रहा है, साथ ही साथ पाकिस्तान को तो फंडिंग शुरू से करता है और पाकिस्तान जो आज पूरी तरह से दुश्मन भारत का बना हो, उसमें कहीं ना कहीं बड़ा महत्वपूर्ण योगदान चीन का भी रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, नेपाल के साथ भारत के संबंधों को उन्होंने खराब करने का प्रयास किया, लेकिन आज स्थिति यह है कि केपी शर्मा ओली को कल खुद जो है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल में उनके पार्टी के प्राथमिक सदस्यता तक से भी निकाल दिया गया है। तो आप स्थिति देखिए कि वो जिस तरह से अनर्गल बयान देते थे, नेपाल में भारत विरोधी एक तरह से जो स्थिति माहौल बनाने का वो प्रयास करते थे, उसमें भी वो विफल हुए हैं, जबकि उसमें पूर्णतः चीन का सहयोग था। चीन की स्थितियों को हम लोग देखते हैं कि किस तरह से उसने भारत की घेराबंदी करने के लिए अपना सीपैक बनाया ग्वादर पोर्ट में। हम लोगों ने इसी पैरेलल में केवल ग्वादर पोर्ट से 70-75 किलोमीटर की दूरी पे हम लोगों ने ईरान के साथ चारबाहर का प्रोजेक्ट बनाया, और चारबाहर प्रोजेक्ट तब भी हम लोगों का चलता रहा जिस समय कि ईरान के ऊपर सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगे अमेरिका की तरफ से।
हम लोगों ने अमेरिका के कठोर आर्थिक प्रतिबंधों से चाबहार के प्रोजेक्ट को बाहर भी रखा। जी। चीन काफी ज्यादा प्रयास कर रहा था कि अगर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण चाबहार का प्रोजेक्ट कुछ ठंडा पड़ जाए तो वो वहां पे निवेश की घोषणा कर दे। चीन ने आनन फानन में ईरान में $400 करोड़ का निवेश की घोषणा भी कर डाली। इससे भी वो ईरान को उस रूप में प्रभावित नहीं कर पाया। तो भारतीय जो विदेश नीति है अलग अलग, चाहे आप हम लोग बांग्लादेश की स्थिति को देखें, बांग्लादेश में जब रोहिंग्या की समस्या आई और म्यांमार वाला जो रोहिंग्या संकट आया, उस कारण से भी चीन ने जो है कि उसका लाभ लेने का प्रयास किया, लेकिन वो मौका भी हम लोगों ने उन्हें नहीं दिया। अगर हम लोग गल्फ देशों की बातचीत करें, खाड़ी देशों की बातचीत करें, वहां पे जो दो विरोधी शक्तियां हैं, ईरान और सऊदी अरब, वो दोनों आपस में टकराते रहते हैं। लेकिन भारतीय विदेश नीति ने जिस अद्भुत संतुलन का प्रयोग किया, आज सऊदी अरब भी भारत के सबसे प्रमुख मित्र देशों में से है और ईरान के साथ तो हमारे संबंध है ही। तो चीन को हर स्तर पे जो जिस रीजन में वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, श्रीलंका में उसने जिस तरह से हम्बन टोटा में अब वहां पे अपने साम्राज्यवादी विस्तार की नीतियों के तहत वो जिस तरह से काफी महंगे दर पे कर्ज देता है और बाद में वो देश जब कर्ज नहीं लौटा पाते हैं तो उसके ऊपर वो कब्जा कर लेता है, इस नीतियों से वो बेनकाब हुआ। पहले जिस तरह से वो श्रीलंका को प्रभावित कर पाता था, आज नहीं कर पाता है। और भारत अपने पड़ोसियों को यह समझाने में सफल रहा कि वो चीन के कर्ज जाल में ना फंसे, क्योंकि देखिए जो चीन जो कर्ज देता है उसका इंटरेस्ट रेट कम से कम वदना जी 6% के इंटरेस्ट रेट पे होता है। भारत जो हम लोग अपने पड़ोसियों को जो सहयोग देते हैं वो मैक्सिमम जो है कि 2 से 3% का इंटरेस्ट रेट होता है, 2.5% का इंटरेस्ट रेट लगभग होता है वो। तो ये सभी पड़ोस के देश समझते हैं कि चीन अवश्य अभी हमें कर्ज दे रहा है, लेकिन वो उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे है कि उसको लौटाना बड़ा मुश्किल होगा। कल के समय में हम्बन टोटा वाली स्थितियां कहीं भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो भारत ने जो दक्षिण एशिया में जो उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही चीन को लेके, कि हम लोगों ने चीन के कर्ज जाल के पूरे मामला को भी खोला और अपने पड़ोसियों को समझाया और पड़ोसियों को विश्वास में लिया। मालदीव का घटनाक्रम हम लोग भूल नहीं सकते हैं। मालदीव को चीन ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था और वहां से भी वो भारत विरोधी जो है कि वो भड़काने का काम कर रहा था। लेकिन आज आप देख लीजिए कि भारत और मालदीव के संबंध अपने सबसे घनिष्ठ स्तर पे हैं। तो ये चीजें हैं, हम लोगों ने अपने विदेश नीति के द्वारा चीन को काफी मुंहतोड़ जवाब दिया है और जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो सारी स्थितियां हैं हम उसका पालन कर रहे हैं। आज अगर मुस्लिम कंट्रीज की बातचीत करें तो दुनिया भर के मुस्लिम कंट्रीज के साथ भारत के जितने घनिष्ठ संबंध हैं वो घनिष्ठ संबंध अमेरिका के भी नहीं है। तो ये एक संतुलन की स्थिति है जिसको देख के चीन चौंका हुआ होता है। संतपाल जी, क्योंकि चीन की हम बात कर रहे हैं तो चीन लगातार जो पाकिस्तान को कर्ज दे रहा है और कर्जदार पाकिस्तान को बना दिया, ऐसे में एहसान तले दबा हुआ है पाकिस्तान, वो कुछ बोल नहीं सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि चीन का जो बहिष्कार भारत में किया गया, चीनी सामान की बात हो या चाइनीज ऐप की बात हो, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है और एक संदेश पूरे विश्व में गया है कि पाकिस्तान को जहां आतंकवाद के मोर्चे पर एक्सपोज किया है हिंदुस्तान ने, तो वहीं चाइना की भी नीतियों को सामने रख दिया है। जी, आप यदि देखें जो चाइना की आज पॉलिसी है दैट ट्रैप पॉलिसी, और चाइना ने ये लोन देके सैनिक अड्डे बनाए हैं वहां पे और वहां पे उनकी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया है। आज आप देखें जो साउथ चाइना सी में भी वो अपना डोमिनेशन कर रहा है, लेकिन हमारे नेवल एसेट और हमारी नेवल पावर ने उसको बहुत बड़ी मात दी है। और जो मलाइका स्टेट है आज हम कैपेबल हैं, सक्षम हैं उसको ब्लॉकेट देने में। और जैसे हम सफल हुए हैं, विरोधाभास स्वर उठने लगे हैं श्रीलंका से। उनके विदेश मंत्री ने बयान दिया था, अभी कहा था कि हमारी एक बहुत बड़ी भूल थी जो अपनी पोर्ट को हम्बन टोटा को हमने उनको दिया। उसके अलावा जो थाईलैंड और जापान और जितने भी देश हैं साउथ चाइना सी के जो नेबर्स हैं, उन्होंने भी विरोधाभास किया है और चाइना को हमने अपनी कुशल डिप्लोमेसी से उसको आइसोलेट किया है। जो क्वाड का जो हमारा समझौता है। बिल्कुल संतपाल जी,
उसमें साथ ही एक बहुत साथ बड़ा जो एक जख्म strong message है। चाइना ने दिए पूरे विश्व को, उस पर मरहम लगाने का काम भी भारत ने किया है, ये भी दुनिया ने देखा है। यानी पूरा विश्व आज भारत की ताकत को देख रहा है और भारत किस तरीके से आर्थिक स्तर पर या सिक्योरिटी के स्तर पर मजबूत हो रहा है वो भी पूरा विश्व समझ रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।